Assalamualaikum, welcome to Minutes. Today we are starting a respiratory system. इसमें सबसे पहले जो आज हम डिजीज़ की बात करेंगे दैट इज एस्थमा. So what bronchial asthma actually is? It is actually the bronchial hyperreactivity. And at which level? ये हमारे पास होता है at the larger airways. और होता क्या है, हम माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की तरफ नहीं आते कि आपके म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होती है, वॉल्स बनते हैं सारे के सारे. हम ये बात करते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होता है. इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज डायमीटर ऑफ द एयरवेज. और आसान अल्फाज में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. सो ऐसा पेशेंट he or she can easily take the breath in, सांस ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है to breathe the air out. ठीक, ये पेशेंट हमारे पास इनकी कॉजेज क्या क्या होती हैं, जैसे कि एटोपी में होता है, जैसे कि एलर्जीज में होता है. एनीथिंग कैन ट्रिगर दिस, लाइक कोल्ड, एक्सपोजर टू कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फेदर्स जिस तरह के वही लोग यूज इन पिलोज, और आपने पेट्स रखे हुए, डर्ट, डस्ट, एनीथिंग कैन ट्रिगर इट. इवन सम ऑफ द ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन, इवन एक्सरसाइज. ठीक, जस्ट कि ये चीज़ें कर सकती है. और पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करता है, यूजुअली इसमें एक ट्राइड हमारे पास होता है. पेशेंट हैज कफ, patient has chest tightness and patient has audible wheeze. ये ट्राइड होता है, 2 or more than 2 थिंग्स में हो, हम कहते हैं पेशेंट है एस्थमा. खास चीज़ क्या है, बाद में बात करते हैं. कोई पेशेंट, ज़्यादातर यंगर पेशेंट्स प्रेजेंट विद दिस. These are the risk factors and how the patient present with the cough, with the chest tightness, and then there's audible wheeze, the whistling sound that comes out of the chest. ठीक, और ख़ास बात एस्थमा के अंदर क्या होती है वो ये है, इट्स पेरियोडिसिटी, या हम ये कह सकते हैं द कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स. ठीक, व्हेनेवर वी गिव द मेडिकेशन टू द पेशेंट गेट्स एसिम्प्टोमेटिक एज अ होल, जैसे कुछ था ही नहीं. दैट्स द बेसिक थिंग जो एस्थमा के अंदर होता है. ईयर्स एंड ईयर्स के बाद भी कंडीशन डजंट डिटेरियोरेट, the chest tightness doesn't deteriorate. हाँ, ये और बात है, पेशेंट का कम इमरजेंसी कंडीशन लाइक एक्यूट और एस्थमा, जिसको पहले जो स्टेटस एस्थमेटिकस भी कहते थे, लेकिन ये मेन चीज़ पीरियोडिसिटी रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स होती है. जिस तरह ट्रीट करते हैं पेशेंट फौरन ठीक हो जाता है. चलें जी, पेशेंट आपके पास इस कंडीशन के साथ आ गया. हाउ टू असेस दिस पेशेंट क्लिनिकली तौर पर. पेशेंट विद दीज सिम्टम्स, हाउ टू असेस ऑन एग्जामिनेशन. पेशेंट जब आप देखते हैं पेशेंट मस्ट बी टैक्यप्निक. ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन यूजुअल है, मोर देन 20 आ रहे होते हैं हमारे पास. एक चीज़ होगी. अब आगे क्या देखते हैं, पेशेंट की जब हम पल्स देखते हैं, इस टैकीकार्डिक, हाइपरकैप्निक. ठीक है, वो है नहीं टैकीकार्डिक. जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट होता है तो फिर आ जाता है. ज़्यादातर इसमें हाइपरकैप्निया नहीं होता, टाइप 1 फेलियर होता है. मैं उसको जान नहीं रहा, वो मैं एबीडीज में आता होता हूँ. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, फिर हम जाते हैं चेस्ट में. ये चीज़ ज़रा याद रखने वाली है कि इन एनी चेस्ट डिजीज आपके पास चेस्ट की एक्सपेंशन इज डिक्रीज्ड. ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है कि डिक्रीज्ड चेस्ट एक्सपेंशन होती है एंड बायलैटरल चेस्ट मूवमेंट्स जो है दीज आर डिक्रीज्ड. एक्सपैंड ही नहीं हो रही, और बायलैटरली तौर पे यानी जो डिजीज है दैट इज ऑन बोथ साइड्स इक्वल. ये कोई एक लंग से रिलेटेड चीज़ नहीं है. देन वी कम टू अगली चीज़ जो हम करते होते हैं दैट इज वोकल फ्रेमेटिस. अब चीज़ देखने वाली ये है कि आपके पास जो सारा का सारा पड़ा हुआ है
तो पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ आउट द एयर, तो इसका मतलब है कि आपके पास वोकल फ्रेमेटस जो हम पेशेंट से बुलवाते हैं 999 और 33 333, क्या होता है कि दैट साउंड इज इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। क्यों होता है? क्योंकि एयर ज़्यादा है, ठीक है, तो वोकल फ्रेमेटस इज इंक्रीज्ड। और इसी तरह अगली जो चीज़ जो परकशन नोट हमारे पास होता है रेजोनेंट हो जाए, दैट इज हाइपर रेजोनेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास हाइपर रेजोनेंट होता है। अब अगली बात क्या आती है कि हम आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन में। सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं, वोकल फ्रेमेटस को सुनते हैं इससे, तो हमें वोकल रेजोनेंस में क्या चीज़ मिलेगी? दैट इज इंक्रीज्ड, ये ज़्यादा है। और दूसरे बायलैटरल एक्सपायरेटरी ब्रोंकाई मिलते हैं। ब्रोंकाई और वीज में क्या फ़र्क होता है? वीज वो चीज़ है जो आपको विदाउट यूजिंग स्टेथोस्कोप जो लिस्टिंग साउंड आती है, जब उसी को हम आके स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, स्टार्ट में एक्सपायरेटरी वीज होती है, वरना डिजीज प्रोग्रेसेस तो एक्सपायरेटरी वीज भी आ रही होती है, और जब ज़्यादा सोयर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इवन इट लीड्स टू नो साउंड एट ऑल, दैट इज कॉल्ड साइलेंट चेस्ट, दैट इज एन इमरजेंसी। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ तक रहते हैं कि एक्सपायरेटरी ब्रोंकाई होता है, ठीक है। नाउ हाउ टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, सॉरी टिश्यू ही काम आता है आखिर। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट। तो इन चेस्ट पैथोलॉजी व्हाटएवर, सबसे पहले जो हम करते हैं वी गो फॉर द चेस्ट एक्सरे, या हम बेसलाइन से अगर हम स्टार्ट करें, अगर ऐसे पेशेंट को जिसका सस्पेक्टेड एस्थमा है, ठीक है जी, जो बेसलाइन हम कराते होते हैं, ब्लड सीपी के अंदर हमें क्या चीज़ मिलेगी? सोचिए यस, क्योंकि एलर्जी है ना, हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई रिएक्शनरी चीज़ हो रही है, कोई एक्सपेक्ट टू हैव इयोसिनोफिलिया। ये और बात है, इयोसिनोफिलिया और कंडीशन में भी हमारे पास होता है, ठीक है, एस्परजिलोसिस में होता है, वर्म इन्फेस्टेशन में होता है, लेकिन जब ब्रोंकियल एस्थमा के लिए इयोसिनोफिलिया वी लुक फॉर इट, देन वी गो फॉर चेस्ट एक्सरे। इसमें क्या चीज़ मिलेगी हमें? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। और हाइपर इन्फ्लेशन की क्या साइंस होते हैं हमारे पास? मोर देन 8 ribs, more than 6 posterior ribs above the diaphragm. Along with that, we can get tubular heart. क्यों? दोनों लंग एक्सपैंड हुई है, हार्ट दरम्यान में आ जाता है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है? फ्लैट डायफ्राम्स। तो हमें ये फाइंडिंग मिल सकती है इन अ पेशेंट ऑफ एस्थमा ऑन द चेस्ट एक्सरे। ठीक, अगली चीज हम करते हैं कि बिकॉज वी हैव टू गिव ऑक्सीजन टू दिस पेशेंट बिकॉज ही और शी इज डिस्टेंट, सो हमें ये चेक करना होता है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर दिस पेशेंट हैज। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? वी गेट एयर आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजीज, और इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? टाइप 1 फेलियर। टाइप 1 फेलियर क्या होता है? जिसमें PO2 is less but PCO2 is almost normal or it's less. It means we only have to replace this. We give oxygen to the patient, that's okay. ठीक है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी होती है, हम इसलिए करा रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद मजीद हम और क्या करा सकते हैं? कैन वी गो फॉर CT स्कैन और नॉट? इतना ज़रूरी नहीं होता बिकॉज द चेंजेस आर रिवर्सिबल, तो दैट्स इनफ अगर आप ये कर लेते हैं। ठीक है जी, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट आपके पास यही ट्राइड ऑफ सिम्टम्स के साथ आया है कि ही हैज़ चेस्ट पेन, ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, डिस्निया है और वीज है और रिकरेंट हो रही है, तो क्या ये कोई और कंडीशन तो नहीं है? बिकॉज COPD भी कभी कभी इस तरह एक ओवरलैप सिम्टम्स के साथ आता है। तो कंफर्म हम किस तरह करते हैं? अगर कोई कहे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास क्या है, तो दैट इज स्पायरोमेट्री, द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और वो क्या तरीका होता है? एट रेस्ट हम पेशेंट का फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड लेते हैं। ये होता क्या है? मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम दैट कैन पेशेंट एक्सपायर इन 1 सेकेंड फुल, कहते हैं ब्लो आउट इन 1 सेकेंड, जितना भी आ गया। ठीक है, हमने ये ले लिया, पेशेंट एट रेस्ट है। ठीक है, उसके बाद वी गिव पेशेंट अ ब्रोंकोडायलेटर, मैंने साल्बुटामोल इनहेल करा दी फॉर 15 मिनट्स। ठीक है जी, देन वी रीचेक द FEV1 and then it must be increased by
15% of the initial value, or in liters, in volume 200 ml. This means reversibility फौरन. ठीक है. दूसरी चीज क्या होती है, इसी चीज को हम इन्वर्ट करके जरा देखते हैं. सेम पेशेंट एट रेस्ट, हमने पेशेंट का FEV1 ले लिया. ठीक है. देन हमने पेशेंट को ट्रेडमिल पे खड़ा कर दिया एंड मेक हिम डू एक्सरसाइज फॉर अबाउट 15 मिनट्स, सॉरी 6 मिनट्स. ठीक है. और आफ्टर दैट रीचेक FEV1. तो क्या होगा, FEV1 मस्ट बी डिक्रीज बाय 15% और 200 ml. ये वो चीज़ है दैट डिफरेंशिएट्स अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा फ्रॉम COPD. ठीक है जी. इसमें कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स होती है. ये वाहिद चीज़ होती है कभी कभी जो आपको मिलती है इन केस जो क्रॉनिक हिस्ट्री होती है एस्थमा वालों में, कि पेशेंट आता है यही सारे सिम्टम्स के साथ है एंड रिवर्सिबिलिटी जैसे ही we take the inhaler, we get better. ये आपके पास आ गई. We label the patient as bronchial asthma. How we will treat this patient? How is patient treatment? हम लेते हैं of a new patient. ठीक है. Step wise treatment है कि if the patient get better, we stick to that treatment for 3 months, then we step down. ऐसे हम करते हैं. और अगर patient doesn't get better in at least 3 months, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो स्टेप 1 क्या है, योर पेशेंट के लिए जो नए हैं जिनमें एपिसोडिक वीज और ये सब कुछ आ रहा है, वी स्टार्ट विद शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट. यार तेरे सिगरेट का धुआं मुझे अभी आगे गले में लग रहा है. मेरा खाना भी सॉरी रोकी जरा. सो जी, ट्रीटमेंट of bronchial asthma. अच्छा, हम लेते हैं कि पेशेंट न्यू पेशेंट है जिसमें ओकेजनल सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. वो स्टार्ट, ये स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होती है ब्रोंकियल एस्थमा की. वो स्टार्ट विद द शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, देन में ऐड ऑन लॉन्ग पे भी जाते हैं, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, ओरल ड्रग्स पे भी आते हैं. और ये इसमें मेन होता है कि अगर 3 मंथ तक पेशेंट एक ही लेवल पे एक ही ड्रग पे स्टेबल रहता है तो वी कैन स्टेप डाउन. और अगर नहीं रहता 3 मंथ्स तक एक ही स्टेप पे, वो जंप ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. ये एक तरीका होता है. तो स्टेप 1 क्या होता है, ये उन लोगों के लिए दैट हैव ओकेजनल सिम्टम्स. तो स्टेप 1 में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है. और साबा, दैट इज मोस्टली सल्बुटामोल. एंड हाउ डू वी यूज इट, क्या रेगुलर देना है? नहीं. ठीक है. ऑन SOS basis, any need basis, whenever you need you can take it. We continue this regime for about 1 week, 3 months. अगर पेशेंट इससे सेटल नहीं होता, what we do, we step on to next. स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये आपकी इसी तरह नीड बेस पे चलती रहेगी. स्टेप 1, we just add on a regular long acting beta agonist that usually we use is formoterol. Oh, sorry, गलत कर गया मैं, गलत कर गया. साल्मेट्रोल. नहीं साल्मेट्रोल नहीं, हम स्टीरॉइड से स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट हो गया. ठीक है जी. सो जब पेशेंट इससे सेटल ना हो तो जंप ऑन टू स्टेप 2, जो हमारे पास है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. मोस्टली बुडिसोलाइड इज यूज्ड. ठीक है. फॉर्म 200 माइक्रोग्राम, सॉरी 400 to 2000, बस लो डोज कर लेते हैं, जरूरत नहीं है. लो डोज दैट इज रेगुलर एंड वी यूज इट अबाउट ट्वाइस डेली. जो BD टाइमिंग है उसमें देते हैं. डोंट फॉरगेट कि स्टेप 1 इनकी ट्रीटमेंट ऑन नीड बेसिस चलती रहेगी. हमने क्या किया, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ऐड कर दिए, दैट इज रेगुलर. याद रखिए, व्हेनेवर यू प्रिस्क्राइब इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे कॉज
बिकॉज जो उसके पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन कर देते हैं आपके फेरिंक्स में भी, दैट कैन लीड टू लेरिंजाइटिस, दैट कैन लीड टू ओरल थ्रश। तो जब भी पेशेंट को हम एक स्टीरॉयड देते हैं इनहेल, हम कहते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स गार्गल्स करें। ठीक है जी, चलें जी। अगर पेशेंट 3 मंथ्स के बाद इस रिजीम पे भी सेटल नहीं हुआ, व्हाट वी डू, वो जब ऑन टू स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है हमारे पास, हम ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विद दैट, ये ओकेजनल यूज, ये रेगुलर यूज, ऐड हम कर देते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, दैट इज फॉर्मेटेडोल। ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके सिंपल रखूँ या थोड़ा पूरा सीख लूँ? बता देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अगर तो पेशेंट इससे स्टेबल हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, वी कंटिन्यू दिस लावा, इफ नॉट वी इंक्रीज द डोज ऑफ inhaled corticosteroid, if still not, then we add leukotriene antagonist or the theophylline that are oral, and that I repeat that are still in the step 3. ये चीज़ स्टेप 4 में भी आएंगी along with another drug। ठीक है, तो दोबारा अगर देख लें, स्टेप 1 में सिर्फ नीड बेसिस है, स्टेप 2 पे इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, 3 पे हमने एक रेगुलर ब्रोंकोडायलेटर ऐड कर दिया है। अगर उससे पेशेंट ठीक रहता है कंटिन्यू, नहीं इनहेल की डोज इंक्रीज कर दी, इससे भी नहीं हुआ तो हम क्या कर देते हैं कि ऐड कर देते हैं इसको ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो मोंटेलोकास्ट ग्रुप है, अलॉन्ग विद थियोफाइलिन, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास थेराग्रांड या आ रहे हैं, थियोफाइलिन ओरल ऐड कर दैट आर स्टिल। अच्छा, 3 मंथ्स गुजर के पेशेंट इज स्टिल सिम्टोमेटिक, we jump on to step 4. स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 1 उसी तरह, स्टेप 2 उसी तरह, स्टेप 3 की सारी चीजें उसी तरह। हम क्या करते हैं, फुल डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और प्लस हम ऐड कर देते हैं, अगर पहले ऐड नहीं हुए हुए कोई भी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यानी जो मोंटेलोकास्ट वगैरह है, और थियोफाइलिन ग्रुप, और ओरल बीटा एगोनिस्ट जो बम्बाट्रॉल में यूज। अब हम ओरल थेरेपी पे आ गए हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हमने फुल डोज पे ले गए, 2000 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना, और एक चीज़ याद रखिए, जब से स्टार्ट की थी वो सारी की सारी चीज़ें साथ हैं हमारे। ठीक है, अब लास्ट आया था कि 3 मंथ्स हैव लास्टेड और स्टिल पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक। लास्ट स्टेप इज step 5. Along with all these drugs, we get the oral steroid that is prednisolone. Usually हमारे यहाँ पे डेल्टा बॉटल के नाम से आता है। लोएस्ट पॉसिबल डोज हम लोग रखते होते हैं बिकॉज स्टीरॉयड हैज नो साइड इफेक्ट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट, अगर हम समराइज करें तो स्टेप 1, 1 मिनट के लिए अगर हम करना है, ट्रीटमेंट को अगर हम समराइज करें तो स्टेप 1 वुड बी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ऑन नीड बेसिस ओनली। इफ पेशेंट डजंट इंप्रूव वी गो टू स्टेप 2 जिसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और प्लस सामा हमारे पास चल रहा होता है। इफ पेशेंट डजंट इंप्रूव इन 3 months we go to step 3 जिसमें हमारे पास ये ऊपर वाली ट्रीटमेंट है और हम ऐड कर देते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और इंक्रीज्ड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओरल ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इनहिबिटर्स जो एंटागोनिस्ट हैं और थियोफाइलिन्स। इससे भी पेशेंट नहीं हो रहा, वी गो फॉर स्टेप 4
we go for full dose of inhaled corticosteroids, or we can add, if not previously added, nicotine antagonist or theophylline or an oral beta agonist like Mometrol, as I said before. Then इससे patient settle नहीं हो रहा, then step 5, it means all these things plus oral steroids. That's all about the treatment of bronchial asthma.